राधे राधे, शुभ संध्या। तो अब पढ़ते हैं खड़ी बोली का गद्य आधुनिक इतिहास। तो हमने हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा पाठ्यक्रम को संक्षिप्त रूप से थोड़ा मैं देख रही हूँ, पढ़ रही हूँ। तो अभी हमने पढ़ा आदिकाल, रीत, भक्ति काल, रीतिकाल। अब पढ़ते हैं खड़ी बोली आधुनिक। तो सबसे पहले क्या हुआ कि अकबर के समय में गद्य कवि द्वारा लिखित चंद छंद वर्णन की महिमा हुआ। और अगला है भाषा वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी, संवत 1798। पंडित दौलत राम का पद्म पुराण का भाषा अनुवाद और संवत 1818 तथा इसी प्रकार गद्य की छुटपुट रचनाएं मिलने लगी। इसके बाद समय किसका आता है? जब अंग्रेजी शासकों ने कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज के माध्यम से उर्दू और हिंदी गद्य की पुस्तकें लिखाने की व्यवस्था की। उल्लेखनीय है कि तब तक हिंदी खड़ी बोली में गद्य की कई पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं। तो सबका स्वागत है। और अगर आप नए हैं तो ज़रूर वीडियो को पूरा देखें, सब्सक्राइब कर लें। पुराने लोग तो देखते ही हैं। फिर क्या है कि हिंदी खड़ी बोली गद्य को एक साथ आगे बढ़ाने वाले 4 महानुभाव थे। तो इन लोगों से हमेशा प्रश्न पूछता है आधुनिक इतिहास में। मुंशी सदा सुखलाल विष्णु पुराण के आधार पर एक पुस्तक लिखा इन्होंने। ईसा लखा रानी केतकी की कहानी, लल्लू लाल प्रेम सागर तथा सदल मिश्र नासिकेतोपाख्यान। मुंशी सदा सुखलाल को भाषा तथा सर्वोत्तम दिशा में काम करने की दृष्टि से मुंशी सदा सुखलाल को हिंदी गद्य साहित्य का परिवर्तन करने वाले के रूप में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इसी समय ईसाई धर्म प्रचारकों ने हिंदी खड़ी बोली में गद्य की पुस्तिकाएं तैयार की। इनकी भाषा शुद्ध हिंदी थी। इसके बाद समय आता है बनारस के राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद तथा आगरा के राजा लक्ष्मण सिंह का। सितारे हिंद की भाषा उर्दू की ओर झुकी हुई थी तथा लक्ष्मण सिंह संस्कृत तथा हिंदी के समर्थक थे। तो ये 6 लोग हैं जो कि मुख्यतः गद्य में आधुनिक इतिहास में आते हैं और इनका प्रश्न हमेशा यहाँ से पूछा जाता है। तो अब देखते हैं कैसे हुआ उत्तरार्ध शुरुआत। इसके बाद समय आता है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, संवत 1907 से 1941 का। इसके बाद भारतेंदु जी का समय आता है। इन्होंने पूर्व लेखकों के गद्य के दोषों को दूर करके व्यवहारिक एवं शुद्ध गद्य का प्रवर्तन किया। इन्होंने नाटक, निबंध, आलोचना, कहानी आदि के उदाहरण तो प्रस्तुत किए ही, अनेक लेखकों को प्रोत्साहित भी किया। इन्होंने अनेक गद्यकारों को तैयार किया। इनके निकटस्थ लेखकों का एक मंडल तैयार हो गया था। उपाध्याय पंडित बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, पंडित बालकृष्ण भट्ट, बाबू तोताराम, ठाकुर जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास दास, पंडित केशव दास भट्ट, पंडित अंबिका दत्त व्यास, पंडित राधाचरण गोस्वामी आदि भारतेंदु का विशिष्ट मंडल था, जिसमें 4 महानुभाव थे। पंडित प्रताप नारायण मिश्र, पंडित बालकृष्ण भट्ट, चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन तथा श्री जगमोहन सिंह। यहाँ से शुरू होता है आधुनिक इतिहास। कहता है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की हिंदी पत्रकारिता। पत्रकारिता भी आती है। तो साहित्य के इतिहास में पत्र पत्रिकाओं का विशेष महत्व है। पत्र पत्रिकाओं से तो साहित्य का विकास होता है। साहित्य की नई प्रवृत्तियाँ, उसमें होने वाले प्रयोग और नूतन दृष्टिकोण सर्वप्रथम पत्रिकाओं के माध्यम से ही अभिव्यक्ति पाते हैं। तो उत्थान काल है ये सब। हिंदी पत्रकारिता का केंद्र कलकत्ता ही रहा। भारतेंदु के उदय के पूर्व पत्र पत्रिकाओं का प्रथम उत्थान काल पूरा हो चुका था। प्रथम उत्थान काल 1826 से 1867 में अधिकतर साप्ताहिक पत्रों के प्रकाशन की भरमार रही। इस काल में पत्र पत्रिकाओं का उद्देश्य जनता में जागरण और सुधार की भावना उत्पन्न करना था। अन्याय का प्रतिहार भी अपनी सीमाओं में पत्र पत्रिकाओं की करती थी। बहुसंख्यक पत्रिकाएं 2 या 3 भाषाओं में निकलती थी। प्रयुक्त हिंदी भाषा टूटी फूटी अपरिमार्जित होती थी। 1902 में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने बनारस से बनारस अखबार निकाला। तो ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ है। बनारस से बनारस अखबार निकाला।
इसके बाद संवत 1907 में बाबू तारा मोहन मित्र एवं उनके साथियों ने बनारस से यह पत्र सुधाकर प्रकाशित किया। 1909 में आगरा से प्रदीप बुद्धि प्रकाश निकला। यह अखबार बहुत समय तक निकलता रहा। अन्य पत्रों की अपेक्षा इसकी भाषा अधिक व्यवस्थित थी। इसके अलावा भारतेंदु के जीवन काल में ही अन्य कई अखबार प्रकाशित हुए यथा अल्मोड़ा अखबार, हिंदी दीप्ति प्रकाश, बिहार बंधु, सदादर्श, काशी पत्रिका, भारत बंधु, भारत मित्र, मित्र विवास, हिंदी प्रदीप, वर्थ दर्पण, सार सुधा निधि, भारत जीवन, भारतेंदु, राधाचरण गोस्वामी, कवि कुलकंज दिवाकर आदि। तो भारतेंदु का स्थान हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में अन्यतम है। कवि वचन सुधा के प्रकाशन से लेकर भारतेंदु के अस्त होने तक हिंदी पत्रकारिता के विकास का दूसरा उत्थान 1868 से 1885 काल पूरा हो जाता है। इस अवधि में हिंदी भाषा का रूप स्थिर और परिमार्जित हुआ, जागरण और सुधार की भावना का प्रसार हुआ तथा अनेक वर्णों और धर्मों में विभाजित भारतवासियों ने अपने जाति वर्ग के उत्थान के लिए जातीय और धार्मिक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन आरंभ किया। कुछ शुद्ध साहित्यिक पत्रिकाओं का प्रकाशन भी हुआ। इनके माध्यम से राष्ट्रीय चेतना भी अधिक प्रखर रूप में सामने आई। हिंदी पत्रकारिता के तृतीय उत्थान काल 1886 से 1900 में 200 से ऊपर हिंदी पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हुईं। इनमें हिंदी भाषा की शक्ति एवं लोकप्रियता का बोध तो होता ही है, देशव्यापी जन जागरण की सूचना भी मिलती है। तीसरे उत्थान काल 1886 से 1900 तक राजनीतिक चेतना का केंद्र बंगाल ही था। यद्यपि पूरी अवधि में राष्ट्र का नेतृत्व कांग्रेस के नरम या उदार नेताओं के हाथ में था, इसलिए पत्र पत्रिकाओं में सामान्यतः विद्रोही स्वर मुखरित नहीं हुआ। यह प्रवृत्ति लोकमान्य तिलक की प्रभाव बुद्धि के बाद आगे चलकर व्यक्त हुई। फिर 20वीं शताब्दी के आरंभ से भारतीय राजनीति के क्षेत्र में बाल गंगाधर तिलक 20वीं सदी के आरंभ से भारतीय राजनीति के क्षेत्र में बाल गंगाधर तिलक का प्रभाव बढ़ने लगा था। उन्होंने 1908 ईस्वी से अपने केसरी पत्र का हिंदी संस्करण हिंदी केसरी नाम से प्रकाशित करना आरंभ किया। इसमें उनकी ओजस्वी और विद्वतापूर्ण संपादकीय टिप्पणियां प्रकाशित होती थी। तो ये था। फिर इसके बाद बीच में तो इसी दरमियान कुछ गंभीर साहित्यिक पत्रिकाएं भी प्रकाशित होने लगी जो समाज सुधार या राजनीतिक उथल पुथल से प्रत्यक्ष संबंध नहीं रखती थी। गद्य की विविध शैलियों और विधाओं के विकास में इस युग में पत्रिकाओं का विकास अस्थायी योगदान है। इस श्रेणी की पत्रिका में सरस्वती पत्रिका अन्यतम थी। द्वितीय महायुद्ध के बाद भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का प्रभाव बढ़ा। इसका प्रभाव हिंदी पत्रकारिता पर तो द्वितीय महायुद्ध के बाद भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का प्रभाव बढ़ा। इसका प्रभाव हिंदी पत्रकारिता पर भी पड़ा। पत्रिकाएं भी अहिंसक आंदोलन का समर्थन करने लगी। बहुत सी नई पत्रिकाएं प्रकाश में आई। चांद 1920, प्रभाव 1920, माधुरी 1922, सुधा विशाल, भारत 1928, हंस 1930 आदि भी सरस्वती की तरह परिगणनीय पत्रिकाएं रहीं। इन मासिक पत्रों के साथ साथ इस काल में अनेक ऐसे साप्ताहिक और पाक्षिक पत्र भी निकले। इन मासिक पत्रों के साथ साथ कुछ काल में अनेक ऐसे साप्ताहिक और पाक्षिक पत्र भी निकले जिनका साहित्य के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें मतवाला 1923, जागरण और भारत विशेष रूप से उल्लेखनीय है। दैनिक पत्रों में 1920 में वाराणसी से प्रकाशित आज यह कई दृष्टियों से हिंदी का सर्वश्रेष्ठ दैनिक रहा। आज के संपादन यशस्वी पत्रकार बाबू विष्णु पराडकर ने यह प्रश्न पूछा हुआ था स्टेट में। राष्ट्रीय आंदोलन तथा समाज सुधार के प्रबल समर्थन के साथ पत्रकारिता के उच्च आदर्शों और मानदंडों की स्थापना की। इन्हीं दिनों हिंदी मिलाप, विश्वबंधु, शक्ति आदि के माध्यम से पंडित सुदर्शन
माधव स्प्रे, श्री सेंगर आदि पत्रकारिता के क्षितिज पर उभरे और उन्होंने राष्ट्रवादी क्रियाकलाप की गति और प्रेरणा दी। इस युग में साप्ताहिक माधव राज स्प्रे जी के साप्ताहिक कर्मवीर को जन जागरण का शंखनाद कहा गया। हिंदी मासिकों में सबसे विशिष्ट एवं स्मरणीय नाम सरस्वती का तो था ही, जिसके साथ आधुनिक हिंदी के उद्भव के सूत्र अनुस्यूत हैं। वीणा इंदौर का योगदान भी एक सुखद साहित्यिक परिवेश का निर्माता रहा। अपने किशोर काल में ही शांति प्रिय द्विवेदी जैसे यशस्वी साहित्यकार का सार्थ इसे प्राप्त हुआ। इसी समय विशाल भारत जैसी मासिक पत्रिका ने भी कलकत्ता से बनारसी दास चतुर्वेदी, अज्ञेय सेंगर जी जैसे अनुभवी पत्रकार साहित्यकारों के योगदान से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। तो यह था तीनों काल के विकास का संक्षिप्त में विवरण। तो अगले वीडियो में इन प्रश्नों को हल करेंगे, देखेंगे। तो मिलते हैं फिर। धन्यवाद सबको।